जी विद्यार्थियों प्रणाम। ध्वनि पहुंच गई होगी आप लोगों तक, मुझे एक बार सूचित कर दीजिएगा। पूरी तरह से ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप लोगों को कारक के प्रश्न हमें आज करने हैं और सीधा प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, फिर बात करेंगे। उससे पहले एक विशेष प्रश्न में मुझे दिखाई दिया और हमने मुझे लगा कि इस पर आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैं पहले ये वाला प्रश्न आपको दे रहा हूँ कि ये प्रश्न का उदाहरण क्या है। ये कारक समास का एक सूत्र था, ये वाला। इस पर आंसर कर दो पहले आप। हम्म अल्पाचतरम जो है इस सूत्र का उदाहरण कौन है? मैंने कल भी पढ़ाया था, वैसे ये वाला प्रश्न कल आ चुका था, पर इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा ध्यान आया मुझे कि शिव केशव आप लोगों को याद है? ठीक है एकदम। ये तो आप लोगों ने बताया कि असल में ये ना कुछ तीन चार सूत्र हैं जिनको एक बार क्रम से पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। क्या हो रहा है आज? तो ठीक है। हाँ, राजदंतादिषु परम में आप लोगों को पढ़ाया था कि दंता नाम राजा शब्द जो है वो राजदंतादि में जो पूर्व प्रयोग के योग्य होता है वो बाद में प्रयोग करते हैं हम लोग। दंता नाम राजा, तो ये जो राज शब्द है इसको षष्ठी से समास करेंगे और दंत शब्द का प्रयोग पहले होना चाहिए था, लेकिन राजदंतादिषु परम में हमने इसको जो पूर्व प्रयोग के योग्य है उसे बाद में प्रयोग किया। लेकिन धर्मादि के विषय में ये नियम नहीं काम करता है। अर्थ धर्मौ धर्मार्थौ दोनों रूप चलते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। दंपति जमपति जायापति ये रूप बनाया ही था हमने पढ़ी। द्वंद्वे घी का उदाहरण विशेष रूप से ध्यान रखना कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो है वो पूर्व प्रयोग होता है। हरिश्च हरश्च जो है, हरि का पूर्व प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि ये घी संज्ञक है ना। ये याद आया होगा आप लोगों को। अजाद्यंतम द्वंद्व में जो है इसका पूर्व प्रयोग किया जाता है ईश कृष्णों में। जो अजादी होता है ना, अजाद्यंतम, ये कहने हैं कि जो अजादी होता है या अजंत होता है उसका हम लोग पूर्व में प्रयोग करते हैं। अजादी भी होता है, अजंत भी होता है, तो ये देखोगे आप लोग यहाँ पर ईश कृष्णों में ईश का पहले प्रयोग हो गया है। लेकिन सब जगह काम नहीं करते हैं, ये कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं बस जिनको आप लोगों को विशेष विशेष उदाहरण में कर लो। वैसे कोई कहने लगे अश्वरथेन्द्रा, तो अश्व रथ और इंद्र, तो इंद्र शब्द जो है ये बाद में प्रयोग हो गया है। लेकिन इंद्राश्व रथा, अश्वरथेन्द्रा भी प्रयोग कर लेते हैं, इंद्राश्व रथा रथा भी प्रयोग कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। अश्व भी ऐसा है, पहले भी हो गया है बाद में भी हो गया है, तो कहीं भी मतलब कुछ जगह नियम काम नहीं भी करता है। अल्पाचतरम है ही शिव केशव बनता है। ऋतु नक्षत्राणाम समानाक्षराणाम आनुपूर्वेण। हेमंत, हेमंता शिशिर वसंता, तो इनमें देखोगे ना ऋतुओं में क्रम से रखते हैं हम लोग। ऋतुओं में जो है अगर समानाक्षर शब्द है, जैसे हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, तो फिर इनको क्रम से, जिस ऋतु से जो धातु होती है, जिस ऋतु का क्रम जो होता है उसी से हम लोग समास करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी। ये मतलब आप लोगों को इनमें से अल्पाचतरम का जो है वो शिवकेशव, अजाद्यंतम का ईश कृष्ण, और द्वंद्वे घी का हरिहरऊ, और राजदंतादेश परम में जो है वो दंतानाम राजा, ये चार उदाहरण विशेष ध्यान रखने हैं। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। चलो कारक पर बात करते हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक है जी, स्वास्थ्य में कुछ खास समस्या नहीं है। बाकी दिल्ली में रहने का मतलब यही है कि आप स्वास्थ्य खराब करने आए हो दिल्ली में, ये एक सामान्य नियम है। चलो भाई, ये कह रहा है कि परिमाण मात्र में जो है प्रथमा होती है, इसका उदाहरण क्या है? तो द्रोणोव्रीहि जो है विद्यार्थियों, ये द्रोणोव्रीहि में परिमाण मात्र में प्रथमा हुई है, ये आप लोगों को याद ही होगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से। प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण उच्च ही नीच ही कृष्ण श्री जियानम। लिंग मात्र के उदाहरण तटह तटी तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणोव्रीहि।
ठीक है, और वचन जो है वो संख्या होता है, एक द्वौ और बहवह जो है ये संख्या के मात्र, संख्या के उदाहरण हो गए। करो आंसर फटाफट से। इनमें से पूछा है कि क्रिया का किसके साथ साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया का संबंध जो है विद्यार्थियों, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम आप लोगों को पढ़ाया था। देखो ये प्रश्न डी ट्रिपल एस बी ने पूछा है। साक्षात क्रिया का संबंध किससे होता है, ये प्रश्न बिहार में भी पूछा गया है। क्या प्रश्न था बिहार में, इससे कुछ पूछा गया था, मतलब परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं, ये बात ध्यान में रखने वाली है। क्रिया का अन्वय संबंध जिसके साथ साक्षात होता है वो कारक कहलाता है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है, संबोधने च जो है इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिका अर्थलिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, संबोधने च प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में भी। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा गया था एच स्टेट में कि संबोधन जो होता है वो अभिमुखीकरण में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन का मतलब ही होता है अभिमुखीकरण, है ना। आप लोग किसी को बुलाते हैं वो आपके मुख की तरफ हाँ करता है, मुख की तरफ मुख करता है, तो ये प्रथमा विभक्ति यहाँ किस अर्थ में नहीं हो रही है विद्यार्थियों। प्रथमा विभक्ति यहाँ नहीं हो रही है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, हेतु में प्रथमा नहीं होती है। षष्ठी हेतु प्रयोग है, तृतीय तृतीया होती है, पंचमी होती है, षष्ठी होती है, अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कारक कितने हैं ये भी प्रश्न जो है यूपीटीजीटी का प्रश्न है ये वाला, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है। कारक 6 हैं, बच्चों वाले प्रश्न भी हैं पर पूछा जाता है। चलो, द्विकर्मक दुहु धातु जो है, द्विकर्मक दुहु याच आदि 12 धातुओं का कर्म वाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है। वैसे मैंने सारे डिलीट कर दिए, लेकिन हर प्रश्न के सामने लिखा हुआ था कि कहाँ पूछा गया, कब पूछा गया, तो मुझे लगा कि फिर उससे क्यों विभाजन करना है, सारे प्रश्न आपके काम के हैं, ये बात सोच के पढ़ाया जाए। इनमें से विद्यार्थियों दुहयाच आदि जो धातुएं हैं, गौण कर्म जो है वो कौन सी विभक्ति में आता है। मुख्य कर्म और गौण कर्म। प्रश्न की संख्या लिख के उत्तर करो। भाई मुख्य हो चाहे गौण हो, दोनों ही द्वितीय विभक्ति में आते हैं, है ना। ये प्रथमा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक नहीं कर पाया, पर द्वितीय विभक्ति में आते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। खूब पूछा गया प्रश्न ये वाला। ये बताओ मुझे, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम, अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, किस सूत्र का अर्थ है ये वाला। देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है, सरल है लेकिन अच्छा है। अपादानादि विशेष ही अविवक्षित कार्यक्रम, अकथितम च सूत्र का यही अर्थ है कि जो अपादानादि से नहीं कहा, है ना। आपको पढ़ाया भी था, विवक्षातः कारकाणी भवंती, कारक जो है वो विवक्षा से होते हैं। तो अपादानादि जो है उनसे जो बच गया है, अकथितम च सूत्र जो है वो यही कहता है। आप लोग बुद्धि कहाँ रख के आए हो विद्यार्थियों आज। कुछ भी उल्टे सीधे आंसर करोगे तो डांट पड़ेगी फिर आप लोगों को। देखो ऐसे आंसर नहीं करो। 9वें प्रश्न का ए आंसर करने के पीछे क्या लॉजिक है, किसका। अकथितम च सूत्र क्या कह रहा था कि अकथित जो हो गया है, जो अपादानादि विशेष से नहीं कहा गया, अकथितम च सूत्र है विद्यार्थियों। आप लोग ऐसे ऐसे आंसर करोगे तो हो गया काम। लो, एक प्रश्न कितना बढ़िया पूछा है और इसका देखते हैं कौन उत्तर दे पाएगा। कभी कभी पेपर बनाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि प्रश्न इतना सरल रखना है लेकिन इस तरह से पूछना है कि समझ में नहीं आए प्रश्न। अब ये मत कहना कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है पूछा क्या है।
आप लोग कारक के प्रश्न, संधि समास के प्रश्न गलत नहीं करके आओगे विद्यार्थी पेपर में, और चाहे कोई भी हो। ठीक है, इसके प्रश्न गलत करने का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि केंद्रित नहीं थी। देखो प्रश्न ये पूछा है, कर्म शब्द है। हालांकि ऑप्शन अगर ये थोड़ा सा ना और थोड़ा ठीक से करके दे देते, ये प्रश्न निश्चित रूप से मेरिट बनाने वाला प्रश्न होता। कर्म शब्द है, कर्म शब्द का करण कारक क्या होगा? तो आप सोचो कि यार कर्म शब्द का करण कारक, कर्म का करण क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, आप सूत्र उल्टे सीधे दिमाग लगाओगे। लेकिन यहाँ कर्मणा, करण में कर्म शब्द को जब हम करण बनाएंगे तो तृतीय विभक्ति करेंगे तो कर्मणा बनेगा। हालांकि ऑप्शन सारे ही ऐसे दे रखे हैं जिन्हें देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा कर्मणा लिखाना है, लेकिन विद्यार्थियों आप लोग जो हैं वो, और अगर यहाँ कर्म कर्म कर्माणी जो है कर्म शब्द भी ऑप्शन में दे देते ना तो भी आप लोग गलत करके आते। तो विद्यार्थियों आप लोगों को तृतीय विभक्ति में पूछा है, कर्मणा शब्द बनाना है, तो ऐसे पेपर भी आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। कर्तरितमम कर्म, ये तो आसान ही है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, सबको याद है। तो इसमें तो ये प्रश्न बताओ मुझे एच टेट का ही प्रश्न है ये वाला ना, आरपीएससी का। आरपीएससी के प्रश्न मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, इस वाक्य में नहीं, ये तो सब जगह का ही है, सब जगह पूछा जाता है। अभी आएंगे 2 3 4 प्रश्न लगातार आएंगे जिनमें प्रयोग करना होगा। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव में जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, तो ये विद्यार्थी तथा युक्तम चानित सितम का उदाहरण बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न बताओ मुझे। हाँ, ये वाला प्रश्न बताओ। महानसम गत्वा तंडुलान ओदनम पचती, महानस रसोई में जाकर के चावलों से भात पकाता है। अकथित कर्म कौन सा है विद्यार्थी यहाँ पर? अब देखो, गम धातु का ये तो मुख्य कर्म हो गया है, ईप्सित तम हो गया है। ओदनम पचती, ये भी विद्यार्थियों ईप्सित तम कर्म हो गया है, चावल पकाता है। लेकिन तंडुल शब्द जो है ये अकथित कर्म है, इसमें जो है तंडुल ही ओदनम पचती, ये शब्द बनना चाहिए था। चावलों से भात पकाता है, तो चावल जो है वो सहायक बनते, साधन बनते, सामग्री बनते, तो करण होकर के तृतीय विभक्ति बनती यहाँ से। तो तंडुलान ओदनम पचती जो है ये अकथित कर्म हो जाएगा। मतलब बहुत विस्तार से पढ़ाया था ये आप लोगों को वाक्य, खूब अच्छे से। कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अवचिनोति, कथित कर्म कौन सा है इसमें से? देखो, कृषकः तो कारक हो गया है, कर्ता कर्ता हो गया है, और क्षेत्रम गत्वा खेत में जाना चाहता है, तो ये भी कर्म कारक हो गया है। वृक्षम फलानी अवचिनोति, फल चुनता है, तो फल भी जो है वो ईप्सितम कर्म हो गया है। लेकिन वृक्ष से फल चुनता है, और वृक्ष से फल जो है विद्यार्थियों अलग हो रहे हैं। अलग होने पर जो अवधिभूत रहता है, ध्रुव रहता है, उसे हम लोग अपादान कहते हैं। अपादान की विवक्षा थी यहाँ पर, तो वृक्षात फलानी अवचिनोति ये बनना चाहिए था, लेकिन वक्ता की मर्जी है, उसने कहा वृक्षम, तो ये अकथित कर्म जो है विद्यार्थियों यहाँ पर वृक्षम हो गया है। ऐसे बढ़िया प्रश्न आप लोगों को ना हमेशा काम के होते हैं, और ये बताता है कि आप लोग अपनी बुद्धि जो है वो साथ लेकर के भी आए हो या घर रख करके आए हो। ठीक है, मेरी बात का बुरा मानने का वैसे कोई कारण है नहीं आपके पास, पर मानोगे तो देखा जाएगा, उसको भी मान लो। ठीक है, पेड बैच लेने का ही मतलब नहीं होता कि आप लोग गलत उत्तर करो और मैं आप लोगों को डांटू भी नहीं 17 क्लास पढ़ाने के बाद। अधिपूर्वाणाम शिंग स्थासाम कुत्र कर्म, अधिपूर्व, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इतना बढ़िया प्रश्न है। अधिशिंग स्थासाम कर्म जो है सूत्र है वो क्या कहता है कि स्था आस, शिंग स्था और आस 3 धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है विद्यार्थियों। ठीक है, तो आधार जैसे कि पलंग पर सोता है, पर्यंके शेते, ये वाक्य बनता। लेकिन शेते की जगह जब हम लोग अधिशेते कर देते हैं तो पर्यंकम आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो वही और आप लोगों को पढ़ाया भी है, अधिपूर्वाणम एषाम आधार कर्म स्यात्। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं समझाता समझाता परेशान हो गया,
परेशान भी हो गया मैं, वैसे मैं परेशान होता नहीं हूँ प्रायः, पर इस बात को विद्यार्थियों मुझे इस बार जितना समझाना पड़ा है कि रिवीजन करो रिवीजन करो, इतना कभी नहीं समझाना पड़ा। विद्यार्थियों को लगता रहा कि ये इसकी बुद्धि घूम गई है, मतलब मेरी, और ये अपनी मर्जी से हमें जो है वो 15-15, 17-17 महीना महीना एक एक लगा करके जो है वो कभी समास, कभी संधि, कभी कारक पढ़ा रहा है। लेकिन क्या है ना विद्यार्थी, जब पेपर सामने आएगा ना आपको, तो ऐसा प्रश्न कम मिलेगा जो आपको ना पढ़ाया हुआ हो। ठीक है, अभिनिविशश्च सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, कर्म संज्ञा करता है विद्यार्थी। सन्मार्गम अभिनिविशते, अभी नि एतत् संघात पूर्वस्य विशते है, विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर करो, तो गलत होने का मतलब ही नहीं है। रीना जी, आधारोधिकरणम क्यों कह रहे हो? आधार की कर्म संज्ञा होती। योजनम सरला गंगा, योजनम सरला गंगा। तो भाई विद्यार्थियों, इस बात को कहने का सूत्र कौन सा है? पता है ना, कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो। अत्यंत संयोग का मतलब है कंटिन्यूअसली वो चीज होना। एक योजन तक गंगा बिल्कुल सरल है, सीधी है ये। द्वियादि धातुएं 16 है। द्वियाच पच, कितने लोगों को याद है श्लोक? चलो अभी एक काम कर लेते हैं विद्यार्थियों, आप लोगों में से पूछ लेते हैं। मैं एक एक व्यक्ति का नाम जो है वो ना लेकर के बोलूं यहाँ से, तब ठीक है। आप इन 16 धातुओं को ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बता दो किस किस को याद है ये 16 धातुएं ठीक से याद है? हाँ जी। जिसे याद है लिखो कि हाँ जी याद है, नहीं है तो नहीं है। मैं किसी को मतलब वो नहीं कह रहा हूँ विद्यार्थी, कुछ भला बुरा नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि किस किस को 16 धातुएं याद हैं। रीना जी अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। विद्यार्थियों, आपके चयन के लिए ना बहुत काम करना जरूरी था, काफ़ी किया भी है और अभी और भी करना ही है। तो थोड़ा इस चीज़ पर विशेष केंद्रित रहो आप लोग। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही समय है। जैसे कि अभी एचटेट वाले विद्यार्थी हैं, तो आपके पास हम आज आज से मोटा मोटा सा 10 दिन शेष है। इन 10 दिनों में जिस विद्यार्थी ने ठीक से अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, उसको बहुत लाभ हो जाएगा। क्योंकि एचटेट क्वालिफाई होने के बाद आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है हरियाणा में अध्यापक बनने का। और हरियाणा की एक बढ़िया बात यही है कि सभी लोगों को पता भी नहीं होता कि हरियाणा में फॉर्म भरना है या निकले हुए हैं ये। हाँ देखो, जिनको गड़बड़ है, चलो मैंने पूछने का एकमात्र कारण यही था कि कम लोगों ने आंसर किए, तो सीधी सी बात है आंसर उन्होंने ही किया है जिन्हें याद है। और अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आधे लोगों ने जो है वो कहा है कि जी याद है। ठीक है, 1 2 रिपीट भी हैं। तो 50% नंबर जो है ना एक अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है,
50% नंबर एक अच्छा नंबर नहीं है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूछा ही जाता है और सरल प्रश्न है। तो मेरी सलाह देने के लिए आप लोगों को यहाँ खड़े होकर के कोई भला बुरा कहने के लिए ना मुझे उद्देश्य ही है और ना कुछ है, बस आप लोगों को ये समझाना उद्देश्य है कि विद्यार्थियों ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ना आपका परिश्रम ना मेरा परिश्रम। तो इनको एक बार रिवीजन, विद्यार्थी बहुत कम लोग होते हैं, बैच सब लेते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से रिवीजन करते हैं। और बिना रिवीजन के आपका बैच लेना, आपका कोई सपना, ये सब जो है ना, सपना ही सपना रह जाएगा, बहुत एक्चुअली काम नहीं होगा धरातल पर। इसलिए रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। और हमेशा फोकस करना भी, मतलब रिवीजन के लिए भी ना विद्यार्थियों, आपका क्या पैटर्न लेना चाहिए, सुनो। रिवीजन को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। रिवीजन एक प्रोसेस है। आप लोगों का जैसे एक टाइम होता है कि भूख लगी है और भोजन कर लिया है, शौच के लिए जो है वो प्रेशर बना है, जा करके निवृत्त हो गए हैं, है ना, लघु शंका ही है तो जा करके लघु शंका करके आ गए हैं। तो जैसे ये रहता है, दम घुट रहा है तो सांस ले लिया है, ऐसे ये इसी का एक हिस्सा जो है वो रिवीजन होना चाहिए आपको। और रिवीजन करने का तरीका यही है कि आप लोग ना, सारा रिवीजन एक साथ नहीं हो पाएगा, अपना आधा घंटा निकाल करके एक दिन बैठ करके कारक के सूत्र दोहरा लिए, वो जो नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, उसके पन्ने पलटने का नाम रिवीजन है ना। हर चीज को पूरा बार 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 नहीं पढ़ना होता है, आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें हैं, वो पन्ने पलटने का नाम रिवीजन है। आधे घंटे में बैठ करके आप लोग पिछले 5 कक्षाओं का, 10 कक्षाओं का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया ही है, विषय आपको स्पष्ट है ही, चीजें आंखों के सामने से निकालनी है, इसका मतलब रिवीजन है। तो ये फोकस ही आप लोगों का जो है वो काम आएगा आपके। दुयाचपच दंड रुद्रप्रच चीभ्रोशास जीमतमुष और निह्री कृष्व, ये आप लोगों को धातुएं हैं। अंतरांतरेण युक्ते माम त्वाम च अंतरा हरि, मेरे और तुम्हारे बीच में हरि है। तो अंतरा और अंतरेण के योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है विद्यार्थियों। लो जी, दुखी तो हो गए होंगे विद्यार्थियों, एच टेट का पेपर दे लो, फिर नहीं कहूंगा कुछ भी किसी को। डी ट्रिपल एस बी वालों की क्लास लगेगी। अब हम डी ट्रिपल एस बी भी खेलेंगे। मैं एक नए सिरे से डी ट्रिपल एस बी की तैयारी के लिए शुरुआत करेंगे हम लोग, एच टेट वाला निपट जाएगा ये। मासम अधीतः न आयातः, 1 महीना पढ़ा पर नहीं आया, और अगर आ जाता तो मासे न अधीतः हो जाता फिर वो। कालाध्वनुर अत्यंत संयोग जो है ये तो द्वितीय विभक्ति करता है, लेकिन अपवर्ग हो जाता, फल की प्राप्ति हो जाती तो तृतीय हो जाता है। ठीक है, अपवर्ग हो जाता तो तृतीय विभक्ति होती, और अगर अपवर्ग नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर जो है मासम अधीतः न आयातः, अपवर्ग बिना हुए तो द्वितीय ही होगी, कालाध्वनुर अत्यंत संयोग से। कालाध्वनुर अत्यंत संयोगी विद्यार्थी जो है वो ये वाला द्वितीय विभक्ति करता है। ठीक है, केवल कारक नहीं कर रहा है, ये द्वितीय विभक्ति कर रहा है कालवाची मार्गवाची शब्दों में। क्या हो रहा है बार बार बार? अच्छा, ये प्रश्न था कि इसका उदाहरण क्या है। अक्षणाकाण ये नांग विकार, तिलेषु तैलम जो है आधारोधिकरणम हो जाएगा। हिमवतो गंगा प्रभवती, तो गंगा का उत्पत्ति स्थान है भुवः प्रभव हो जाएगा। क्रोशम कुटिला नदी, एक कोष्टक नदी कुटिल है। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तन्मार्गम अभिनिविशते, विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुहरिम सुराह, किसका उदाहरण है जी? अनुहरिम सुराह। चलो पहले आप लोग इसका आंसर कर लो।
कोई नाराज तो नहीं हो जाता मेरे ज्यादा कहने से? हाँ जी। अनुहरिम सुराह। तो भाई विद्यार्थियों, हीन अर्थ में जो है हम लोग अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं। हीने जो है इससे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं केवल। और उसके बाद फिर द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र लगाते हैं, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया। ये ठीक है। चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे। चलिए ये बताइएगा, रामम अध्यापयति न्याय शास्त्रम, इस प्रश्न का उत्तर कम लोग ठीक देंगे। गजब है एकदम। मुझे कम आशा थी कि आप लोग याद होगा आपको ये सूत्र। चलो अकथितम च नहीं है, कर्तरीप सिततमम कर्म, कर्म जो है रामम अध्यापयति न्याय शास्त्रम, आप लोग आंसर कर सकते थे कर्म वैसे। अधिशिंग स्थासाम कर्म, चलो शिंग स्थास नहीं, पर चलो बढ़िया आंसर किया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म, 25 का सी आंसर करने वाले ज्यादातर क्या सभी लोग यही हैं। ठीक बात एकदम। तो भाई विद्यार्थियों, गत्यर्थक धातुएं हुई, ज्ञानार्थक धातु ही, प्रत्यवसान का मतलब होता है भोजन करना, और शब्द कर्मक और अकर्मक जो है उन धातुओं का जो कर्ता होता है ण्यंत अवस्था में, उस कर्ता जो है वो कर्म हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण भी यही है विद्यार्थियों, शत्रुन अगमयत स्वर्गम। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, सामान्य रूप से वाक्य क्या बनता? शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ये बनता ना। शत्रु स्वर्ग गए, लेकिन ये तो हुआ कर्ता, और ये कर्ता जब हम इसको णिच करेंगे, णिच माने प्रेरणार्थक बनाएंगे, तो अभी तो अगच्छन खुद चले गए, जब उनको कोई भेजेगा तो फिर ये प्रेरणार्थक हो जाएगा, है ना। तो अगमयत हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे तो रामः शत्रुन अगमयत स्वर्गम, तो जो कर्ता है वो फिर कर्म हो जाएगा। वेदार्थम स्वान अवेदयत, ये तो गत्यर्थक धातु है, ये बुद्धि अर्थ वाली धातु है। इसके बाद आशयच्च अमृतम देवान, ये फिर जो है वो प्रत्यवसान अर्थ वाली धातु है। वेदम अध्यापयत विधिम, ये आप लोगों को शब्द कर्मक धातु है। ठीक है। आशयत सलिले पृथ्वीम, ये अकर्मक धातु हुई है। चलो आप लोगों को ये उदाहरण, ये श्लोक याद रखना, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना हमेशा गलत करके आते हैं विद्यार्थी। तो मैं बार बार मैं तो इसीलिए पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं जहां से गड़बड़ करके आते हो।
अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग। अनुक्त कर्मणि द्वितीया विभक्तिर्भवति। उक्त कर्म और अनुक्त कर्म, ठीक है। आवाज अभी आ रही होगी। वैसे ऐसा भी ठीक है, मतलब बहुत ही बड़बड़ करता हो जो अध्यापक, जो खूब ही बोलता हो, उसका चुप रहना भी ठीक है। हर चीज का अपना ही आनंद है। जी थमो जरा। ये प्रश्न क्यों पूछा? तटः कारक विभक्ति जो है, तटः तटी तटम, एक सेकंड, इसको सूत्र को देखना चाहिए हमें। कारक विभक्ति वाला कहना, तो यही प्रश्न असल में झारखंड में पूछा गया प्रश्न है। ये तो प्रथमा विभक्ति कर रहा है, कारक विभक्ति तो नहीं करता है ये तो विभक्ति प्रकरण। तटः तटी तटम जो है वो लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा है, कारक में तो प्रथमा नहीं हुई है। ये प्रश्न गलत है विद्यार्थियों, मेरी दृष्टि में गलत है, बाकी तो हो सकता है कि इसमें कुछ मुझे विचार करना हो। और मतलब कर्ता कारक ये क्यों पूछा? कारक विभक्ति कह करके, कारक विभक्ति थोड़ी है ये। देखो दो तरह से विभक्ति होती है, तो अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। हाँ, ये प्रश्न गलत है। इसमें जो है वो, ये प्रश्न गलत है, क्योंकि हमने, ये एक विभक्ति प्रकरण है, एक कारक प्रकरण है। तो विभक्ति प्रकरण जो है उसका सूत्र बनेगा ये तो, प्रथमा विभक्ति करने वाला। कारक विभक्ति झारखंड में देख रहा था मैं, झारखंड में पूछा गया प्रश्न है अभी। 2000, मतलब पुराना सा ही प्रश्न है, छोड़ो जो भी है। पेपर बनाने वाले ने क्यों बनाया ये प्रश्न पता नहीं, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, नहीं तो चलो, फिर भी कोई बात नहीं है, पेपर में कई बार पूछने वाला कुछ भी होता है। तो लिंग मात्र के आधिक्य में हुआ था। 28 प्रश्न रिपीट करो जी, 28 प्रश्न रिपीट कर देते हैं। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अधिवसति, उपमान वध्यांग वसः। क्या दिक्कत है? 28वें प्रश्न में तो कुछ भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए।
राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो रामः मोहनः भोजनम पचति, रामः मोहनाय भोजनम पाचयति। चलो ये बताओ पहले आप लोग। हम्म, देखो विद्यार्थी, यहाँ कौन सी क्रिया लगेगी? गति और बुद्धि और प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्म और अकर्मक, इनमें से कोई भी धातु नहीं है तो वो तो नहीं लगेगी। दूसरी बात ये कि रामः मोहनः भोजनम पचति, पकवाता है, तो पाचयति जो है ये वाला वाक्य बनेगा, ये नहीं, पक्ष्यति नहीं होगा, पचति नहीं होगा। अब रामः मोहनाय भोजनम पाचयति, राम मोहन से भोजन पकवाता है, तो रामः मोहनेन भोजनम पाचयति, तीसरा ही वाला ऑप्शन होगा। मोहनाय नहीं होगा, मोहन के द्वारा। सर आप खुश नहीं लग रहे। ऐसा तो खुश ना होने का तो कारण नहीं है मेरा। काम, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, जैसे बेटा है बेटी है, दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, उधर ध्यान देते हैं तो इधर डिसमिस हो जाता है, और इधर ध्यान देते हैं तो उधर नहीं हो पाता है। हमारे वाले कार्य में एक समस्या ये होती है। तो वैसे ऐसा खुश ना होने का तो कोई कारण नहीं है, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, और स्वास्थ्य अपने को भी थोड़ा सा ठीक से नहीं लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा दबाव सा है, हो रहा है, और कुछ नहीं है। अभी मुझे पता चला कि बेटा है वो अपने विद्यालय में, उसको उल्टी हो गई है, वहाँ पर श्रीमती जी गई हैं, तो मैं उस पर विचार कर रहा था। खुश ना होने का और कोई कारण है नहीं वैसे। मैं हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ और हमेशा ही ठीक रहता हूँ, और चीज़ों परिस्थितियों को हावी नहीं होने देता। एक ही अच्छा काम है। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं, मम गृहम परितः बनेगा ना विद्यार्थियों, अभितः परितः समय निकषा प्रतियोगेशु। मेरे घर के चारों ओर, गृहम परितः, नमो भगवंतम वासुदेवम। बताओ क्या बनेगा? ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित नहीं है। अच्छा क्या होता है हमारे वाले उसमें जो है, विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़ा जा सकता और परिवार को भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो मैनेज करने में थोड़ा सा जद्दोजहद हो जाती है, पर फिर भी परिवार बहुत सपोर्ट करता है, श्रीमती जी बहुत कुछ संभाल लेती है, ये भी बड़ी बात है। भगवते वासुदेवा, ये भगवत भगवत शब्द जो है चतुर्थी में भगवते बनेगा। नमो भगवते वासुदेवाय, ये दासुदेवाय लिखा हुआ है, चलो, लेकिन आंसर ये ठीक होगा, नमो भगवते वासुदेवाय। जब मौसम बदलता है तो स्वास्थ्य वास्ते सब गड़बड़ रहता ही है। राम से धन स्वीकार करो, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं आप लोग। सब चीजें मैनेज करनी, कर्तव्य पालन जो है ना, देखो यही होता है जीवन में, बस ये जो बात है ना कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है, ये जो बात है ये ऐसे नहीं कही उन्होंने। राम से धन स्वीकार करो, रामेण रामेण रामम धनेन स्वीकरोतु, रामात् धनम स्वीकरोतु।
विद्यार्थी देखोगे ना, अगर आप लोग राम से धन अलग हो रहा है, तो अलग होने में जो ध्रुव होता है, अवधिभूत होता है, उसका नाम अपादान हो जाता है। और अपादान में पंचमी विभक्ति करते हैं हम लोग, रामात धनम स्वीकरोतु। थोड़ा सा बस विचार करके कर लेते हैं तो हो जाता है। उत्तर आप लोगों के लगभग ठीक है, आज कारक आप लोगों को बहुत कठिन नहीं लग रहा है। रामेण बाणेन हतो बाली, बताओ। ऐसा होता है वैसे, जब कई चीजों का दबाव होता है तो फिर मन में उतना प्रसन्नता नहीं होती है। राम ने बाण से रावण को बाली को मारा। बाली हतः, ये कर्तृपद हो गया, ठीक है। और हतः जो है एक त प्रत्यय लग करके क्रिया हो गई है हमारी। बाण जो है ये करण हो गया है। राम जो है वो कर्ता हो गया है। कर्तृकरण ये उस तृतीया से, क्योंकि ये अनुक्त करता है तो तृतीया हो गई है। बाली जो है वो कर्म था, लेकिन ये कर्म पद है विद्यार्थियों, कर्म था ये। और उक्त कर्म हो गया है तो प्रथमा हुई है। बाण जो है वो कर्ण था, कर्तृकर्ण योग तृतीया से विभक्ति तृतीया हुई है। साधक तमम करणम जो है, सबसे अधिक मार क्रिया का साधक जो है ना, सहायक जो है वो बाण है। तो प्रश्न तो सरल है, पर मैं बस प्रक्रियागत जो ढांचा है उसको समझ फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। प्रक्रिया को फॉलो करोगे हर जगह तो सरल से सरल प्रश्न भी बिल्कुल, कठिन से कठिन प्रश्न भी सरल हो जाएगा, सरल से सरल प्रश्न भी गलत नहीं होगा, कठिन से कठिन भी गलत नहीं होगा। सुधा क्षीर निधि मथनाती, सुधाम, वाक्य ठीक है, सुधाम क्षीर निधि मथनाती, ठीक है। यहाँ जो है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अच्छा ये पूछ रहा था, चलो सुधाम का आंसर कर दो। रेखांकित पद पूछा हुआ, रेखांकित पद मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैंने कर देता हूँ, चलो। उपान वध्यांग वसा का तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, बस धातु की चर्चा ही नहीं है। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु की भी चर्चा नहीं है, मत धातु है, तो जी मत मुत द्विकर्मक धातु है ये। अब इनमें विद्यार्थी दोनों सूत्र काम करेंगे, अकथितम च करेगा। वैसे ये वाला जो उदाहरण है इस पर खूब विवाद भी है, विवाद मतलब दोनों अलग अलग मत हैं। एक तो ये है कि क्षीर निधि कहते हैं समुद्र को, तो समुद्र से सुधा को हम अलग कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें क्षीर निधि शब्द जो है, समुद्र जो है, उसको कहते हैं कि इसमें क्षीर निधि में सुधा को मथते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुधा के लिए क्षीर निधि को मथते हैं। तो ऐसा मैंने आप लोगों को पूरा इस पर चर्चा करके भी बताई थी, जाके देखना एक बार आप लोग। लेकिन इसमें से जो है वो क्षीर निधि मथनाती, क्षीर निधि सुधाम, सुधा को मथ रहे हैं, ये तो जो हो जाएगा विद्यार्थियों कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से इसमें तो क्षीर निधि को मथ रहे हैं। तो सुधा को मथ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको इसमें कर्मणि द्वितीया से होगी, कुछ लोग कहते हैं इसमें होगी। लेकिन अगर आप लोग देखोगे क्षीर निधि में सुधा को मथ रहे हैं, और फिर ये वो भी चलो विमर्श बड़ा नहीं है, मुख्य कर्म तो जो है विद्यार्थी सुधा ही है, सुधा को ही मथ रहे हैं। लेकिन क्षीर निधि में मथ रहे हैं कि क्षीर निधि से मथ रहे हैं, अपादान की विवक्षा है कि अधिकरण की विवक्षा, ये मतलब होता है। यहाँ से देखोगे तो क्षीर निधि से सुधा जो है वो अलग हो रहा है, तो अपादान की विवक्षा है। और सुधा को मथने का आधार क्षीर निधि है, तो अधिकरण की विवक्षा भी है। तो ये बात जो है, लेकिन अकथितम च से जो है वो इसकी बात होगी, ठीक है। अब रेखांकित पद जो है वो दोनों में से किसी को भी कर लो, उसको कर लोगे तो अकथितम च हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अकथितम च से जो है वो ये वाला हो जाएगा, और कर्मणि द्वितीया से ये वाला हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। आसान सा प्रश्न था ये वाला। ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशेते, शुद्ध क्या करोगे विद्यार्थियों, अगर आप लोग जो है इसको शुद्ध करोगे तो क्या करोगे, अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो काष्ठ पीठम अधिशेते ये बन जाएगा। राजस्थान पूछता है ऐसे प्रश्न, काष्ठ पीठम अधिशेते।
कर्तुः क्रियया आप्तुम स्यात्, क्रिया के द्वारा कर्ता को जिसे जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहता है वो हो जाता है इष्टतमम। वाक्य ही अधूरा है। कर्म स्यात्, तो कर्म कौन होगा? इष्टतमम होगा। ठीक है, वाक्य थोड़ा सा या तो मेरी गलती होगी या पेपर वाले की गलती होगी। अनभिहिते कर्तरि स्यात्, कि सुधा क्षीर निधि मथनाती बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विद्यार्थियों आप लोगों ना एक काम करना जा करके रिवाइज। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से रिवीजन करके आए थे कारक का? एक बार जा करके 16 के 16 उदाहरण जो है वो ठीक देख लेना। अनभिहिते कर्ता, अभिहित कर्ता होता है तो प्रथमा, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। कर्तृकरणयोः तृतीया। गाम दोग्धीपय। ठीक है, चलो विद्यार्थी आज के लिए इतना रखता हूँ। आप लोग एक बार 16 के 16 उदाहरण देख करके आना। और मैंने अभी षष्ठी सप्तमी और चतुर्थी चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के प्रश्न नहीं कराए हैं, कल उन्हीं का नंबर है। ठीक ठाक से एक बार रिवीजन करके आना, और कल आप लोगों को अच्छे खासे प्रश्न पूछते हैं। कल हमारा कारक हो जाएगा, कारक के बाद फिर प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास। इस तरह से हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। चलो अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा फीडबैक जानूं विद्यार्थियों आप लोगों से। कोई कठिनाई आ रही है किसी विषय में, या कोई ऐसा विषय है जिस पर दिक्कत आ रही है? एचटेट वाले विशेष बताओ, और बाकी लोग भी बताओ कि सब ठीक ठाक चल रहा है, या कुछ परेशानी है किसी को? एक बार थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगा करके रुक करके बताओ, बाकी फिर आप लोगों को प्रश्न तो आगे कल कराऊंगा मैं। मतलब बात बन रही है, मन लग रहा है, आनंद आ रहा है, या परेशानी चल रही है, क्या आप लोगों का वो है? सब ठीक है ना विद्यार्थियों? वाच्य में हम लोग वाच्य वाले प्रश्न कल हो जाएंगे आपके लोग, कारक में जो है ना कल वाच्य भी हो जाएगा। वाच्य जो है आप लोगों को 27 डेट है ना कल, ये 26 है, 27 है कल। चलो ठीक है फिर विद्यार्थियों, है ना, वाच्य वाला विषय कल आप लोगों को क्लियर कर देंगे। पिंकी शर्मा जी, आपकी क्लास की जो आप लिखते हो उसकी पीडीएफ कहाँ पर है? मैं ऐसा कुछ लिख के पढ़ाता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरा अपना एक, मेरी खुद की अवधारणा ये है कि लिखने में ना समय लगता है। मैं सारा कुछ लिख के लाता हूँ और उस पर जो है वो पढ़ा देता हूँ। क्रैश कोर्स की 4 क्लास की पीडीएफ चेंज कर दीजिए, ठीक है। सुदेश रानी जी, संधि भी विस्तार से भी पढ़ाया है, प्रश्न भी कराए हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी हो गई हैं। तो अगर आपको किसी विषय में दिक्कत आ रही है तो फिर आपको रिवीजन पर थोड़ा सा बढ़ाओ।
मतलब मेरे कुछ काम है तो वो है, तो हाँ पीडीएफ में मेरी गलती रह जाती है अनीता जी, मैं आपको ये बात मानता हूँ। पीडीएफ आपको अभी इसकी कारक की भी लगा दूंगा और ये भी लगा दूंगा। हाँ कल वाली पीडीएफ नहीं है, ठीक बात है, बिल्कुल एकदम। चलो, प्रणाम।